चलो, हमने कहाँ तक पढ़ लिया था, और वो जो 2 पेज पढ़ने बोले थे या तो वो अभी पढ़ लो, सेट करो, क्लियर करो चीज़ें, कॉन्सेप्ट, नहीं तो डाउट रहेंगे। हमने कल बेसिक समझा था कि अपना एक हमने परचेज मेथड समझा था, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड समझा था, राइट। परचेज मेथड में क्या था, जब भी आपका अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर की डेफिनेशन में फिट नहीं होता है तो वो परचेज मेथड से काम होता है सारा। और एक पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट जब अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर होगा तभी आपका पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड से सारा काम होएगा। फिर हमने उसका डिफरेंस पढ़ा कि पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है और इसमें क्या होता है। कुछ याद है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में कैसा था कि सिर्फ बुक वैल्यू पे होगा, हाउएवर परचेज मेथड में दूसरी रीवैल्यूड वाले पे भी हो सकता है। उसके अलावा शाबाश, जो बैलेंस होता है वो हम कैश में दे सकते हैं, अगर हम इक्विटी शेयर्स कंसीडरेशन हाँ, जो कंसीडरेशन होती है वो कैश में होती है, एक में परचेज वाले में कैश में कर सकते हैं, अगर जो बैलेंस बच जाता है, मतलब पहले हम कैपिटल, वही पॉइंट है ना कि जो ये वही शेयर्स वाला कि इसमें सारी कंसिडरेशन शेयर्स में ही होगी, जो बचा हुआ कैश में हो सकता है, बाकी उधर कैश या शेयर्स कुछ भी हो सकता है इन द परचेज मेथड, राइट। क्या था? कैपिटल अकाउंट से होता है, ये क्या है? कैपिटल अकाउंट से क्या होता है? जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं ना, हाँ, जो नई वाली जो मतलब जो पुरानी दूसरी कंपनी जो कंपनी बन जाती है उसको शेयर होता है, उनको जो इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो उसकी जो कंसीडरेशन है वो हम यहाँ से उठाते हैं अपने रिजर्व में से। हम लोग अपने शेयर्स एक्सटिंग्विश करके उनको शेयर्स देंगे, राइट। एक वो प्रोसेस हुआ, पर ऑफ कोर्स हमारे शेयर्स अगर कम पड़ते हैं, हमारे शेयर्स कम पड़ेंगे तो हम नेक्स्ट कहाँ से लेंगे? कैपिटल रिजर्व से। उसके बाद वो ख़त्म हो गया तो जनरल रिजर्व से, वो ख़त्म हो गया तो पीएनएल से। ये किस मेथड की बात हो रही है? पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड की, शाबाश। और परचेज मेथड में क्या होता था? अगर कम है, हमने कंसिडरेशन इज़ लेस देन द शेयर कैपिटल तो कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, अगर ज़्यादा हुआ तो गुडविल में चला जाएगा, बस, शाबाश। इसके अलावा एक आधा पॉइंट और था, हमारा पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट में ये था कि हम रिजर्व्स जो होते थे सारे शाबाश, हाँ। लेकिन जो उसमें था, इसमें सिर्फ जो लोन है वो करके स्टैट्यूटरी होता है जो वो वाला, और एक हमारा डिबेंचर रिडम्पशन था, नहीं हाँ, वो स्टैट्यूटरी रिजर्व ही हो गया ना, कैपिटल वाला, हाँ, कैपिटल रिजर्व था। वही इन द परचेज ऑफ पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, उसमें हमने ये देखा कि सारे के सारे आपके वो क्या कहते हैं, रिजर्व्स कोई भी एक्सटिंग्विश नहीं होता, सारे अक्यूमुलेट होकर आगे आ जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड इन द मर्ज्ड वाली कंपनी। हाउएवर इन द परचेज मेथड ओनली द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स आर मर्ज्ड अलॉन्ग विद द जनरल एंड कैपिटल रिजर्व। तो जो स्टैट्यूटरी नहीं थे उनको एक्सटिंग्विश करना पड़ेगा। अगर वो आप एक्सटिंग्विश करो तो उनका पैसा डालोगे कहाँ? इन द जनरल रिजर्व और द कैपिटल रिजर्व। आया? बस यहाँ तक पढ़ा था हमने। उसमें अभी रीड कर ही लो या तो। पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन से ही मैं देख रही हूँ, ये पढ़ना था ना। मेथड्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर अमालगमेशन में द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड, सिंस मर्जर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेपरेट बिजनेसेस, देयर इज नो रीजन टू रीस्टेट कैरिंग अमाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। रीस्टेट मतलब और कैरिंग अमाउंट मतलब, तो रीस्टेट मतलब कैरिंग मतलब बुक वैल्यू, है ना, वही। तो अब यहाँ पर हमने क्या बोला? सिंस मर्जर एक कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सेपरेट बिजनेसेस है, हम लोग ये नहीं, देयर इज़ नो रीज़न टू रीस्टेट कैरिंग अमाउंट्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपकी बुक वैल्यू को रीस्टेट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, रीवैल्यू का मतलब नहीं बनता है। अकॉर्डिंगली ओनली मिनिमल चेंजेस आर मेड इन द एग्रीगेटिंग द इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अमालगमेटिंग कंपनीज। खाली वही मिनिमल जो रिक्वायर्ड चेंजेस होंगे वो कर दिए जाएंगे। यहाँ तक क्लैरिटी है? नेक्स्ट में बोला गया, इन प्रिपेयरिंग द transferee companies financial statements, the assets, liabilities and reserves, whether capital or revenue or arising on revaluation of the transferor company, should be recorded at their existing carrying amounts and in the same form as the date of amalgamation। ये समझ आया? ये वो वाला पॉइंट है जहाँ पर बोला गया कि सारे एसेट्स, लाइबिलिटीज़ और रिजर्व्स भी सब कुछ बुक वैल्यू पे आगे कैरी फॉरवर्ड कर लिया जाता है, ठीक है। अगला थर्ड लाइन में, द बैलेंस ऑफ द पीएनएल अकाउंट ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी शुड बी एग्रीगेटेड विद द करस्पॉन्डिंग बैलेंस ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व्स रेवेन्यू। यहाँ तक कुछ डाउट है? क्लैरिटी हो गया? उसके बाद तुम्हारा नेक्स्ट
मैं वो पैराग्राफ ही पढ़ रही हूँ, बॉक्स नहीं पढ़ रही हूँ अभी। द डिफरेंस बिटवीन द अमाउंट रिकॉर्डेड एज शेयर कैपिटल इशूड प्लस एनी एडिशनल कंसिडरेशन इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स। ये हम जो बोल रहे थे कि भाई आप शेयर कैपिटल के साथ साथ और पैसा दोगे, एंड द अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी एडजस्टेड इन रिजर्व्स। इट कैन बी क्लैरिफाइड दैट द डिफरेंस बिटवीन इशूड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी एंड शेयर कैपिटल ऑफ द ट्रांसफर कंपनी शुड बी ट्रीटेड एज कैपिटल रिजर्व। वो हमने बोला था कि भाई वो डिफरेंस वाला जो होता है हमने पहले उसमें डाल देना है कैपिटल रिजर्व में। द रीज़न गिवन इज़ दैट दिस डिफरेंस इज़ अ किन टू शेयर प्रीमियम। इज़ अ किन टू शेयर प्रीमियम का मतलब क्या हुआ? किन मतलब लाइक, सिमिलर टू, लाइक, ठीक है। तो इट इज़ अ किन टू शेयर प्रीमियम, यानी कि ये जो कैपिटल रिजर्व में आपने पैसा डाला है ये एक तरीके का शेयर प्रीमियम है। वही हुआ ना, हमने कम शेयर्स उनके ज़्यादा पैसे में लिए तो हमने एक तरीके का उनको प्रीमियम दे दिया, वो वही बोल रहा है। तो इट इज़ लाइक अ शेयर प्रीमियम। फर्दर मोर, रिजर्व्स क्रिएटेड ऑन अमेलगमेशन इज़ नॉट अवेलेबल फॉर द पर्पस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन टू शेयर होल्डर्स एज डिविडेंड। आया समझ? एंड और बोनस शेयर्स, ये भी समझ आया? जो भी आपके रिजर्व्स क्रिएटेड है वो बोनस शेयर्स के लिए यूज़ नहीं हो रहे हैं। It means that if consideration exceeds the share capital of the transferor company or the unadjusted amount is a capital loss, an adjustment must be made first of all in the capital reserve, and in case capital reserves are insufficient, in the revenue reserve. Revenue reserve is nothing but general reserve, ठीक है। However, if capital reserves and revenue reserves are insufficient, the unadjusted difference may be adjusted against the कहाँ गया, revenue reserve by making addition thereto by appropriation from P&L account, राइट। तो वही P&L अकाउंट में कर दो तुम। देयर शुड नॉट बी डायरेक्ट डेबिट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इफ देयर इज इनसफिशिएंट बैलेंस इन द P&L अकाउंट ऑल्सो। द डिफरेंस शुड बी रिफ्लेक्टेड इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट इन अ सेपरेट हेडिंग। आया? मेन तुम्हें समझ आ गया? तो मेन हमने यही देखना है कि भाई अगर फिर लास्ट में P&L अकाउंट में इन्होंने एक्स्ट्रा तुम्हें क्या बोला कि सीधा P&L अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट नहीं होगी, उसमें से आपका P&L अकाउंट टू कैपिटल रिजर्व जो तुम बोल रहे थे ना कि डाल दिया जाता है, बस ये वहाँ वाली एंट्री जाकर तुम्हारी जो भी एडजस्टमेंट कर दी जाएगी। यहाँ तक क्लैरिटी है? कोई डाउट है? इसके बाद भी अगर कुछ नहीं बचा तो तुम्हारा एक को सेपरेट हेडिंग कौन सी होती है वो पता है? जो उन्होंने बोला ना लास्ट में कि अगर वही होएगी, मेरे को तो नहीं लगता, कुछ और होएगा कि मतलब अगर इनसफिशिएंट बैलेंस है P&L अकाउंट में भी तो इट शुड बी शोन एज अ सेपरेट हेडिंग इन द एसेट साइड ऑफ द बैलेंस शीट। सस्पेंस अकाउंट हो सकता है सस्पेंस अकाउंट, पर शायद नहीं भी हो सकता, पता नहीं मुझे, उसका होगा कुछ और नाम या तो। चलो एनीवे यहाँ तक तो अपने का क्लियर है। पता नहीं वीडियो रेड बटन आना नहीं बन रही होगी रेड, हे भगवान, आ रही ये जो पॉज वाला बटन है ना, आता इधर है, इसके पीछे होगा, तभी मैं वैसे रखती हूँ ना फ़ोन की, दिखता रहे। चलो यहाँ तक तो डन है ना, कोई डाउट तो नहीं किसी को भी? अगला तुम्हारा क्या हुआ? द परचेज मेथड बोला है। इन प्रिपेयरिंग द ट्रांसफरी कंपनीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, the assets and liabilities of the transferor company should be incorporated at their fair value, or alternatively the consideration should be allocated to individual identifiable assets and liabilities on the basis of their fair value. book value नहीं बोला है, कैरिंग अमाउंट नहीं बोला है, आपको fair value बोला हुआ है ना। इसका मतलब हम परचेज मेथड में क्या बोल रहे हैं कि एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को आप रीवैल्यू कर सकते हो, राइट। The reserves, whether capital or revenue or arising on revaluation of the transfer company other than statutory should not be included in the financial statements of the transferee company except as in case of a statutory reserve। तो वही स्टैट्यूटरी के अलावा कोई और रिजर्व आएगा नहीं। यहाँ तक क्लैरिटी है? any excess of the amount of the consideration over the fair value of the net assets of the transferor company by the transferee company should be recognized in the transferee company's financial statements as goodwill arising on amalgamation in the nature of purchase. If the amount of consideration is lower then the negotiated value of the net assets, the difference should be treated as capital reserve। यहाँ तक सब समझ में आ गया? अगला, the goodwill arising on amalgamation should be amortized to income on the सिस्टमैटिक बेसिस ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। ये समझ आया? अमोटाइज मतलब जैसे जब भी नहीं, अमोटाइज मतलब डिस्ट्रीब्यूट होना। जैसे अगर मान ले कोई एसेट है उसका डेप्रीसिएशन होता है, राइट, तो हम डेप्रीसिएशन को क्या बोलते हैं कि भाई अगर तूने कोई एसेट, हाँ कोई, तो हम अमोटाइजेशन में भी गुडविल का राइट ऑफ ही होता है एक तरीके से,
हाँ, हम ऐसे क्या बोल रहे हैं ना कि अगर डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन में हमने क्या किया कि भाई एक एसेट थी, उसकी वैल्यू हमने हर साल में रिकॉर्ड करी। वो हम क्यों करते हैं, हम डेप्रिसिएशन क्यों करते हैं? एसेट की वैल्यू ख़त्म हो रही है, बात ठीक है, वो तो वैसे भी होनी थी ना, फिर हम डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट क्यों लेकर आते हैं? ताकि हमें अपने उसमें बैलेंस शीट में फायदा मिले। कैसा फ़ायदा मिलता है बैलेंस शीट में? डेप्रिसिएशन उसमें से कम होता है ना, हाँ, डेप्रिसिएशन उसमें से कम होता है। तो आपके एसेट्स की वैल्यू आप कम करते रहते हो, राइट। सिमिलरली हम क्या करते हैं ना कि हम हमारे एक्सपेंस को देखा जाए तो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हमने एक बार ही एसेट खरीद लिया, ठीक है, अब वो एसेट आपने एक बार बैंक अकाउंट या कैश में कुछ डाला, आपने सब कुछ डाल दिया, साथ के साथ हम एसेट्स को कम करते रहते हैं अपने। तो उससे हम क्या करने की मेन हम कोशिश क्या करते हैं पता है, कि भाई हमारे उस एक एसेट का एक्सपेंस हर साल में बढ़ जाए। हमने याद है इनकम टैक्स में भी और सब जगह पे ऐसा बहुत बार किया हुआ है कि अगर आपने कोई चीज़ खरीदी है तो उसका एक्सपेंस 5 सालों में बांट दो। जब हम एक एक्सपेंस 5 सालों में बांटते हैं उसको अमोर्टाइज कहते हैं। अब जैसे आपने गुडविल का एक्सपेंस किया तो वो गुडविल का एक्सपेंस भी आप बांटोगे, डिस्ट्रीब्यूट करोगे, क्योंकि आपने खर्चा एक बार किया है पर उसका फ़ायदा तो आगे बहुत सालों में होने वाला है, राइट। तो वैसे ही गुडविल यूजुअली 5 सालों में अमोर्टाइज होती है, या यूजुअली सब चीज़ें 5-5 सालों में, प्लांट एंड मशीनरी भी 5 सालों का अमोर्टाइजेशन होता है। यहाँ पर आपके ऊपर दिया गया है कि आपकी मर्ज़ी आपको कितने सालों के लिए अमोर्टाइज करना है, मतलब वो एक्सपेंस को तुम डिस्ट्रीब्यूट कर लो कि एक प्रॉपर इंडिपेंडेंट वैल्यूअर या कोई बंदा जिसको अक्ल होएगी ना, उस बंदे से अपने करवाएंगे कि तुम्हें क्या लगता है इस गुडविल का कितने साल फ़ायदा मिलेगा। अगर वो बोलता है कि इस गुडविल का तुम्हें 7 साल फ़ायदा मिलेगा, तो वो गुडविल की अमाउंट डिवाइडेड बाय 7, उतना साल तुम हर साल अमोर्टाइज कर दो, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो, राइट ऑफ कर देते हो। आया, क्लैरिटी है? ठीक है, तो तुम्हारा ये हुआ। उसके बाद अमोर्टाइजेशन पीरियड शुड नॉट एक्सीड 5 years अनलेस अ समवॉट लॉन्गर पीरियड कैन बी जस्टिफाइड। ठीक है, तो इन्होंने वही 5 साल ही बोला हुआ है, अगर ज़्यादा है तो समझा देंगे क्यों ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, राइट। नाउ द रिजर्व्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व्स शुड नॉट बी इंक्लूडेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफरी कंपनी। द स्टैट्यूटरी रिजर्व्स रेफर टू दोज रिजर्व्स which are required to be maintained for legal compliance. The statute under which a statutory reserve is created may require the identity of such reserve to be maintained for a specific period. है ना, कोई भी बोल सकता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व हो गया, आपको बोलते हैं डिबेंचर, अपने कंपनीज एक्ट बोलता है कि तुम्हें डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना पड़ेगा, मैंडेटरी है, नहीं बनाया तो नहीं चलेगा, राइट, इतना पैसा उसमें होना चाहिए। तो इसलिए अगर बाय लॉ बोला हुआ है तो रखोगे। अगला लास्ट पैराग्राफ क्या बोल रहा है, वेयर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द रेलिवेंट statute for recording the statutory reserves in the books of the transferee company are complied with, such statutory reserves of the transferor company should be recorded in the financial statements of the transferee company by crediting the relevant statutory reserve account. ये समझ आया कुछ? रीड करो दोबारा। Where the requirements of the relevant statute for recording the statutory reserves in the books of the transferee company are complied with, such statutory reserves of the transferor company should be recorded in the financial statements of the transferee company by crediting the relevant statutory reserve account. एक रिजर्व अकाउंट बना देंगे। उसी का ही नीचे बना दो बस, और कुछ नहीं, कि भाई तुमने ऊपर वहाँ पर था, वो कंप्लाई करने के लिए तुम्हें वापस क्या करना पड़ेगा, तुम्हें नए वाले अमालगमेटेड जो मर्ज्ड कंपनी है उस कंपनी के अंदर, मर्ज्ड भी नहीं बोलनी चाहिए ना, अमालगमेटिंग, या न्यू वाली जो कंपनी होगी रिजल्टिंग, उसके अंदर तुम दोबारा वो अकाउंट क्रिएट करोगे और उसके अंदर वो अमाउंट डाल दोगे। वही बोला है, कुछ नया नहीं। द करस्पॉन्डिंग डेबिट शुड बी गिवन टू अ सुटेबल अकाउंट हेड, एग्जाम्पल अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट, which should be disclosed as a part of miscellaneous expenditure or other similar categories in the balance sheet. आया, क्लैरिटी है? अगर स्टैट्यूटरी रिजर्व का जो काम है वो कंप्लाइड विद हो गया, मतलब काम उसका खत्म हो गया, अब और नहीं चाहिए, और फिर भी वहाँ पर पड़ा हुआ है, तो नाउ इफ यू आर अमालगमेटिंग यू कैन क्रिएट अ अमालगमेशन एडजस्टमेंट अकाउंट एंड देन डेबिट इन दैट अमाउंट। आया भाई, इतना ज़्यादा नहीं करोगे तो चलेगा, वो जो 4-5 पॉइंट्स हमने समझे हैं आर मोर देन इनफ। ठीक है, यहाँ तक क्लैरिटी है? नेक्स्ट है तुम्हारा डिफरेंस बिटवीन पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड एंड परचेज मेथड। अब बेसिक तो हमें समझ आ ही गया, एक बार देख लेते हैं। परचेज कंसिडरेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ शेयर्स ओनली, और कंसिडरेशन में बी इन द फॉर्म ऑफ इक्विटी शेयर्स, अदर सिक्योरिटीज और कैश और अदर एसेट्स। क्लैरिटी है?
Recording of assets and liabilities. Under this method, assets and liabilities of the transferor company are recorded at book value only, and under this, assets are at fair value. Difference in the consideration and net assets taken over. Difference in consideration and net asset is adjusted in the reserves and surplus. और यहाँ पर difference in consideration and taken over is recorded in the goodwill और capital reserve. ये समझा हुआ है. इसके अलावा रिजर्व्स, ऑल रिजर्व्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स एट द सेम वैल्यू, और ये नो रिजर्व्स आर इनकॉर्पोरेटेड इन द बुक्स ऑफ द ट्रांसफरिंग कंपनी एक्सेप्ट स्टैट्यूटरी. क्लैरिटी था. ये रिजर्व वाला ये है कि जो पहले रिजर्व्स बने हुए थे वो हटा देंगे, सिर्फ स्टैट्यूटरी रखेंगे. हाँ जी, वही है. एक है ना पॉइंट लिखो यहाँ पर, पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट और परचेज मेथड में डिफरेंस तो तुम्हारे बने ही हुए हैं ना. तो पहला, सबका पहला पॉइंट होना चाहिए सबसे इजी वाला पॉइंट, कि यूज्ड इन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर और यूज्ड इन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज. आया पॉइंट समझ? कहाँ क्या होएगा? पुलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड में लिखो कि ये मेथड यूज्ड इन द नेचर ऑफ अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, और ये यहाँ पर इन द नेचर ऑफ परचेज. ये समझ आया मेन पॉइंट? और अगर तुम चाहो तो जो सेकंड नहीं, जो तुम्हारा थर्ड वाला पॉइंट है ना, डिफरेंस इन कंसिडरेशन वाला, उसको तुम क्लियरली लिख सकते हो वहाँ पर कि मतलब डिफरेंस इन कंसिडरेशन एंड नेट एसेट्स टेकन ओवर इज एडजस्टेड फर्स्टली इन CR, देन रेवेन्यू रिजर्व, देन P&L अकाउंट, है ना. जो तुम्हारा थर्ड वाला डिफरेंस है ना, उसमें तुमने यहाँ पे लिखा हुआ है डिफरेंस इन कंसिडरेशन नेट एसेट्स टेकन ओवर इज एडजस्टेड फर्स्टली इन द कैपिटल रिजर्व, देन इन द रेवेन्यू रिजर्व, लास्टली रेवेन्यू जनरल, जो भी बुक में रेवेन्यू लिखा है इसलिए मैंने रेवेन्यू बोल दिया, देन इन द रेवेन्यू रिजर्व, थर्डली लास्टली P&L अकाउंट. डन है. और सामने वाले में लिख सकते हो, इसमें दोनों लिखे ना गुडविल और कैपिटल रिजर्व्स, तो यू कैन एक्सप्लेन इट एज कि अगर कंसिडरेशन इज मोर देन द शेयर कैपिटल तो ट्रीटेड एज गुडविल, और कंसिडरेशन लेस देन शेयर कैपिटल डिफरेंस इज एडजस्टेड इन कैपिटल रिजर्व. ठीक है. कंसिडरेशन मोर देन कैपिटल. नहीं, कंसिडरेशन इज मोर देन शेयर कैपिटल. हाँ, शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व नहीं है. अगर कंसिडरेशन मोर देन शेयर कैपिटल ट्रीटेड एज गुडविल, कंसिडरेशन लेस देन शेयर कैपिटल एडजस्टेड इन कैपिटल रिजर्व. डन. कोई भी डाउट? कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन, अब नाउ दे हैव टॉक्ड अबाउट कंसिडरेशन अगेन, है ना. तो देखो, द कंसिडरेशन फॉर अमालगमेशन मीन्स एग्रीगेट ऑफ द शेयर्स एंड अदर सिक्योरिटीज इशूड एंड पेमेंट मेड इन द फॉर्म ऑफ कैश और अदर एसेट्स बाय द ट्रांसफरिंग कंपनी टू द शेयर होल्डर्स ऑफ द ट्रांसफरर कंपनी. इन डिटरमाइनिंग द वैल्यू ऑफ द कंसिडरेशन, द एसेट्स इज द असेसमेंट इज मेड ऑफ द एग्रीड वैल्यू और नेगोशिएटेड वैल्यू ऑफ इट्स वेरियस एलिमेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट पैराग्राफ पढ़ रही हूँ मैं. वाइल द स्कीम ऑफ अमालगमेशन provides for an adjustment to the consideration contingent on one or more future events, the amount of the additional payment should be included in the consideration if payment is probable and the areas on able estimate of the amount can be made. In all the cases adjustment should be recognized as soon as the amount is determinable. कुछ नहीं, इतना नहीं लिखा हुआ इसमें, सिर्फ इतनी सी बात है. जो तुम्हारा मेन कंटेंट है ना वो तुम्हारे पिछले पैराग्राफ्स में आ गया है. यहाँ पर सिर्फ इतना लिखा हुआ है कि अगर जब तुम कंसिडरेशन पे करोगे तो नेगोशिएट तो करोगे ही ना कि भाई मैं अपनी कंपनी इतने में बेचूंगा, मेरी कंपनी की आज ये वैल्यू होनी चाहिए, या मेरी कंपनी का इतना ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट है, तो इवन इफ माई शेयर कैपिटल इज ऑफ 50 करोड़, आई वॉन्ट यू टू पे मी 70 करोड़ बिकॉज यू विल अर्न मोर फ्रॉम दिस कंपनी इन द फ्यूचर डेट, राइट. तो दैट विल बी थ्रू नेगोशिएशंस. तो वो नेगोशिएट करके तुम एक कंसिडरेबल अमाउंट डिटरमाइन करोगे और उसकी तुम पेमेंट करोगे एज मे बी. तो वो एडिशनल पेमेंट जो सेकंड पैराग्राफ सेकंड लाइन में लिखा हुआ है, द अमाउंट ऑफ एडिशनल पेमेंट शुड बी इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन. डन. क्लैरिटी है?
वही, और एक्स्ट्रा कंसिडरेशन आप पे कैसे करते हो, वो भी हमने बोला हुआ था कि एक्स्ट्रा कंसिडरेशन हुई तो कैपिटल रिजर्व या गुडविल या जो भी। क्लैरिटी यहाँ तक डन है, कोई डाउट तो नहीं? मैम पंखा बंद कर। कौन सा वाला? स्लो कर दो, एक पे कर दें। ये कुछ ठंड लग गई। उधर बैठ जाना। उधर पंखा चल रहा है। उधर हो जाओ और। चलो नेक्स्ट है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स। अगेन यू नो वो ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, देखो लिखा ही हुआ है वहाँ पर, आइडेंटिटी ऑफ रिजर्व्स। क्या एग्जाम्पल ये सब, ये जो है ना प्रैक्टिकल्स, ये एक ही बारी में करेंगे सारे, करेंगे लेकिन करने पड़ेंगे जो भी थोड़े बहुत हैं, इतना नहीं करना है इसको। एक रीड कर तुम्हें करना तो कर लेना, आज नहीं करते इसको। यहाँ तक क्लैरिटी है? डन है, आज चैप्टर खत्म करते हैं ये वाला मेन। कुछ डाउट तो नहीं? बाकी उन्होंने क्या बोला, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स, वो भी तुम्हें पता लग गया कि भाई कैसे होता है। अगर अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर हो रहा है तो तुमने क्या करना है, रिजर्व का सारे के सारे एक उठा के तो ले आने हैं, तो बस वही लिखा हुआ है, गिव इट अ गो फटाफट। एग्जाम्पल ये है वो है, सारे तुम्हारे इकट्ठे आ जाएंगे। फटाफट ये पैराग्राफ को पढ़ो, क्लियर बताओ क्या आ रहा है समझ। इसमें वैसे मेन वही है जो मैं पढ़ लिया। हाँ हाँ, इसीलिए तो कोई डाउट है यहाँ तक? डन है। नेक्स्ट तुम्हारा अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में भी यही लिखा हुआ है कि अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, द आइडेंटिटी ऑफ द रिजर्व्स अदर देन स्टैट्यूटरी रिजर्व इज नॉट प्रिजर्व्ड, डेल्ट इन द सर्टेन circumstances mentioned below. The capital reserve may have been created by the transferor company pursuant to the requirements of or to avail the benefits under the income tax act. Example, ये सारे रिजर्व्स, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, ये सारे अलाउंसेस, ये वाले रिजर्व्स हैं, ये तुमने अपने बेनिफिट के लिए क्रिएट अगर किए हैं तो इनकी आइडेंटिटी प्रिजर्व करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट? वही दिया हुआ है। बाकी तुम्हारे सिर्फ मेन वाले अमाउंट्स आएंगे, वही आएंगे। ये बाकी सेम दिया हुआ है, सेम पैराग्राफ चेप दिया पीछे वाला, ठीक है? आगे पढ़ें फिर। नेक्स्ट, गुडविल ऑन अमालगमेशन। गुडविल अराइजिंग ऑन अमालगमेशन रिप्रेजेंट्स अ पेमेंट मेड इन एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर इनकम and it is appropriate to treat it as an asset to be amortized to income on the systemic basis over its useful life. Due to nature of goodwill, it is difficult to estimate its useful life, but estimation is done on a prudent basis. Accordingly, it should be appropriate to amortize goodwill over a period not exceeding 5 years unless a somewhat longer period can be justified. Same लिखा हुआ है, right? The following factors are to be taken into account: the foreseeable life of the business, the effect of the product, changes in the economic factors, service life expectancies, expected actions by competitors, legal regulatory जो भी है। डन, इजी वाला जो भी है याद कर लो। नेक्स्ट, बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट। बैलेंस ऑफ P&L अकाउंट मतलब वो वाला ही जो आपका P&L अकाउंट का क्या होना है। तो अभी इन केस ऑफ एन अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, द बैलेंस ऑफ द P&L अकाउंट अपीयरिंग इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रांसफर कंपनी इज एग्रीगेटेड विद द करस्पॉन्डिंग बैलेंस इन सामने वाली की, और वो न्यू वाली कंपनी में ले जाते हैं ना हम उसको। अल्टरनेटिवली इट इज ट्रांसफर टू द जनरल रिजर्व्स इफ एनी। In case of an amalgamation in the nature of purchase, the balance of the P&L account appearing in the financial statements of the transfer company with a debit or credit loses its identity. डन है? कोई डाउट है कहीं पर भी? यहाँ तक डन है।
अभी हमें इतना बेसिक मेथड्स और सब कुछ तो क्लियर हो गया ना अच्छे से। अब नेक्स्ट है ना, ये वाला पॉइंट काम का है, डिस्क्लोजर इंपॉर्टेंट है, पूछ भी सकते हैं ये ऐसे क्वेश्चंस बहुत पूछते हैं जिसमें छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं ना। तो डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स में क्या दिया हुआ है, जब भी कोई भी कंपनी अमेलगमेशन करती है, ठीक है, तो ये बेसिक डिस्क्लोजर्स जो हैं ये देने पड़ेंगे। तो फॉर अमेलगमेशन ऑफ एवरी टाइप फॉलोइंग डिस्क्लोजर शुड बी मेड। एवरी टाइप के लिए सारे डिस्क्लोजर्स करने पड़ेंगे। एवरी टाइप मतलब इन द नेचर ऑफ मर्जर या तो इन द नेचर ऑफ परचेज में। तो ये 5 पॉइंट्स जो है ना वो दोनों में सेम है, इसलिए एवरी टाइप दे दिया। और ये 2 पॉइंट जो बी और सी पॉइंट है ना वो दोनों के अलग अलग हैं। अलग अलग इन द सेंस क्यों, क्योंकि वो कंसिडरेशन एडजस्टमेंट कैसे होती है, वहाँ पर गुडविल से होती है, यहाँ पर P&L अकाउंट कैपिटल रिजर्व से होती है, इसलिए बस 2 पॉइंट्स अलग दे दिए। ठीक है, तो पहला फर्स्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सारे आपने बता दिए, फिर नेम एंड जनरल नेचर बता दिया बिजनेस का, इफेक्टिव डेट बता दी कि किस दिन से आपका वो अमेलगमेशन अकाउंटिंग पर्पसेस के लिए, मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या है आपका, पर्टिकुलर्स ऑफ द स्कीम, ये सब हो गया। उसके बाद इन केस अमेलगमेशन अकाउंटेड फॉर अंडर द पूलिंग ऑफ इंटरेस्ट मेथड फॉलोइंग एडिशनल, क्या है, नंबर ऑफ शेयर्स इशूड टुगेदर विद द परसेंटेज ऑफ ईच कंपनीज इक्विटी शेयर्स। क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप सिर्फ शेयर्स देते हो, पैसे नहीं देते हो ना, मनी नहीं देते हो, तो कितने और टोटल एडिशनल शेयर्स इशू किए हैं उनको देने के लिए। और लास्टली अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस, तो उसका क्या किया, डन। और साथ के साथ यहाँ पर कंसिडरेशन फॉर जो इन द नेचर ऑफ परचेज में कंसिडरेशन जो आपने पे करी है उसके बारे में बताओ, एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ द कंसिडरेशन पेड और कंटेंजेंटली पेएबल, डन। जो भी आपने पैसे देने हैं या दोगे ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट, कंटेंजेंटली पेएबल का वही मतलब होता है ना। और लास्टली द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस जो आपकी गुडविल में आ रही है या कैपिटल रिजर्व में आ रही है। बताओ कोई डाउट है यहाँ तक, सब सेट क्लियर। अमेलगमेशन आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अब ये ना जो आफ्टर बैलेंस शीट डेट है ना ये बार बार दिया हुआ है 1-2 जगह पर और भी, पर इसका कुछ सेंस ज़्यादा बन नहीं रहा है, मेरे को नहीं बना या तो मुझे नहीं आया समझ, पर बना नहीं है। एक बार पढ़ो अगर तुम्हें लग रहा है तो काम का, तो ठीक है, क्योंकि आगे भी है यहाँ पर तो फिर भी ठीक है, पर लेट्स रीड जस्ट। वाइल द अमेलगमेशन इज इफेक्टेड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर द इशुएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ईदर पार्टी टू द अमेलगमेशन, डिस्क्लोजर शुड बी मेड एज पर द AS4। वो एक AS4 दूसरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होंगे आफ्टर बैलेंस शीट डेट, यानी कि March 31 के बाद हो रही होगी, वही हुआ ना बैलेंस शीट डेट। तो आफ्टर March 31 अगर कोई अमेलगमेशन हो रहा है तो तुम्हारा डिस्क्लोजर्स बट बिफोर द इशुएंस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, न्यू वाले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तुम्हारे March 31 के बाद कुछ टाइम के बाद आते हैं ना, ये तो पता है ना। वो जैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कब बनते हैं, तुम्हारी वो मीटिंग होती है उसके बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आते हैं, ऐसा ही होता है ना जहाँ तक मुझे याद है। तुम्हारी जो जनरल मीटिंग होती है उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अप्रूव होते हैं, उसके बाद तुम्हारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इशू होते हैं। हाँ, पहले अप्रूव करते हैं, पहले अप्रूव होते हैं ना मीटिंग्स में, जनरल मीटिंग में फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाते हो, तभी तो हम बोलते हैं, हम जो याद करते थे कि अड्डा जनरल ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन क्यों पास होता है, डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स था। तो ये हो क्या रहा है कि, और आपकी पहले जो जनरल मीटिंग होती है वो कब तक करनी होती है, सितंबर तक या जुलाई तक कुछ करनी होती है ना, 6 मंथ्स पढ़े थे ना हमने, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर ही हुआ। पहली AGM थी 9 मंथ्स, बाद में सितंबर तक करनी होती थी। तो आपके जो पहले जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हो रहे हैं वो तो सितंबर में आ रहे हैं टेक्निकली, और आपकी बैलेंस शीट डेट क्या है 31 मार्च। तो उन्होंने क्या बोला ना कि अगर तुम्हारा ये अमेलगमेशन हो रहा है 31 मार्च के बाद पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनने से पहले, तो वो बीच में हो रहा है ना, तो उस बीच का क्या करना है, फिर AS4 बोला कि फॉलो कर लो। और मतलब ऐसे कुछ है नहीं, कुछ बताया नहीं कि क्या कैसे क्यों, बस ये बोला कि अगर मान लो बैलेंस शीट डेट के बाद अमेलगमेशन हो रही है पर इशुएंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के पहले हो रही है तो AS4 फॉलो करो। कंटेंजेंसीज एंड इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट द अमेलगमेशन शुड नॉट बी इनकॉर्पोरेटेड, सॉरी हम लोग ये AS4 बनाया हुआ है आफ्टर बैलेंस शीट डेट के ट्रांजैक्शंस के लिए, ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद उन्होंने क्या बोला, but the amalgamation should not be incorporated in that financial statements. In certain circumstances, the amalgamation may also provide additional information affecting the financial statements themselves. ठीक है, तो बस AS4 फॉलो करना है, ज़्यादा मत वो इतना परेशान होना। क्लैरिटी है यहाँ तक? कुछ ऐसा डाउट है क्रिश, कुछ इनकम्प्लीट है तो बता, पक्का ना, मतलब मैं पूछ रही हूँ मैं, क्योंकि कहीं पर कुछ लगते को तो नहीं लग रहा ना कि
उल्टा पुल्टा है। हमने अकाउंट तेरा बेटर होएगा ना मेरे से। उसके बाद अगर पढ़ूंगा तो याद आ जाएगा, अभी नहीं है। पर इतना बेसिक ठीक है ना, ये जो मैं बोल रही हूँ वो तो ठीक था। थोड़ा सुना मैंने, थोड़ा नहीं सुना, पर ठीक था। तो ध्यान रख, तेरे को चेक करना है साथ साथ। इंडियन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स 103 क्या थे वो पीछे हमने पढ़े थे ना, कि आपके दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, एक तो 14 जो अमालगमेशन के लिए और 103 जो बिजनेस कॉम्बिनेशंस के लिए। उसमें हमने पूरा लिखा था कि बिजनेस क्या होता है, कॉम्बिनेशन क्या होता है। और मैंने मैम बिना देखे बोल रहा तो AS 13 IND AS 103 defines business combination which has a wider scope when compared to AS 14 which deals only with amalgamations. Business combination is the process under which two or more business organizations or their net assets are brought under a common control in a single business entity. Done? उसको भी अपनी कोड दिखा रहा, तू जाएगी थी। यहाँ तक ठीक है। अब इन्होंने समझाया हुआ है बिजनेस क्या होता है। हमने उस दिन लिखा बिजनेस मतलब इनपुट प्रोसेस आउट, प्रोसेसिंग प्लस आउटपुट। हाँ तो वही लिखा हुआ है, बस वो मार्क करो, आगे आओ। इनपुट, वो इनपुट लिलीपुट, हाँ वो इनपुट और प्लस मिक्स हो गया, इनपुट हो गया। इनपुट प्लस प्रोसेसिंग इज इक्वल टू आउटपुट। प्लस आउटपुट, तीनों प्लस ही करना है, इज इक्वल टू बिजनेस। पीछे दिए हुए तीनों पॉइंट्स। भैया आगे मैं भी लिख दिया। शाबाश। हाँ, प्रोसेसिंग प्लस आउटपुट नहीं था। तीनों को प्लस करना था। तो कर दिया मैंने। चेकिंग हो गई। स्क्रूटिनी। डबल वेरिफिकेशन। क्या है इसको, जियोपाडी क्या कहते हैं? डबल जियोपार्डी, हाँ, कुछ करती नहीं वो। डबल जियोपार्डी नॉट। वो तो कुछ और होता है। वो एक केस दो जगह पे नहीं मैम, एक केस सजा देना उसको डबल बोलते हैं, जियोपार्डी जियोपाडी मतलब इसको बोलते हैं। एक पनिशमेंट के लिए दो बार एक उसके लिए क्राइम के लिए 2 बार सजा देना उसको बोलते हैं जियोपार्डी। डबल इसको जियोपार्डी। बोलते तो हैं। एक केस को एक इंटरोगेशन होता है। रेस्ट जुडिकाटा होता है वो। विटनेस, विटनेस। रेस्ट ड्यूटी काटना, सब सब ड्यूटीज। जुडिस, रेस्ट जुडिस। और तू क्या बोल रहा था? एंटायरली अलग चीज़। मैं तो जियोपाडी कहता हूँ तो अलग होगी ना, मैं तो वो कहता कि इंटरोगेशन। जियोपार्डी होता है, जियोपार्डी। हाँ, जैसे को पूछना तो पड़ेगा। कड़कड़ा ना, उसको टेबल के नीचे कर दे, फिर खड़ा बन जाएगा। तेरा पता लगाना पड़ेगा तेरे को कितना समझ आया अब तक। मैंने ये पहले बना लिया पूरा ये साथ साथ पहले बना रखा था तो फिर ये पूरे नोट्स हैं। मारना इजी है। ये नोट्स है मेरे, पूरी कॉपी के। जयश्री जियोपार्डी में डेंजर ऑफ रिस्क लॉस। चल चलो 12 बज गए। बिजनेस कॉम्बिनेशंस अभी पढ़ रही। तुम्हारा क्यों? इंग्लिश में ना। चलो। बिजनेस कॉम्बिनेशन अ ट्रांजैक्शन और हम देख ले इसको, मैं मारूंगी इसको। a transaction or other event in which an acquirer obtains control of one or more business. तो combination is nothing but when one company acquires another company. यही है। तो यार ये जो तुम पढ़ रहे हो transaction or other event when acquirer obtains control of one or more business, doesn't this sound like a takeover? है ना? तो business combinations are primarily takeovers only. ठीक है, जब दो कंपनीज इकट्ठे आती है in whatever sense and they are primarily what takeovers. आया? ठीक है, तो वही दिया हुआ है। तो अब उसके बाद ये जो डब्बा बनाया ना, बस इतना ही मार्क करना, वन और मोर बिजनेस फुल स्टॉप, और फिर वो बॉक्स मार्क कर लो। अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज एन एक्ट ऑफ ब्रिंगिंग टुगेदर ऑफ सेपरेट एंटिटीज और बिजनेसेस इनटू वन रिपोर्टिंग यूनिट। डन है? ये मतलब ये क्या मतलब हुआ इसका, वन रिपोर्टिंग यूनिट? एक बना देना, एक ही रिपोर्ट बनेगी उसकी, एक ही बैलेंस शीट बनेगी। एक ही बैलेंस शीट बनेगी। हाँ, हमने इसको बोला था, बट मैं ध्यान देने के लिए, ध्यान तो मैं दे रही हूँ। क्या? कुछ नहीं।
ठीक है। तब जैसे अगर मान लो एक होल्डिंग कंपनी है और एक सब्सिडरी कंपनी है, राइट। अब होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी कंपनी इकट्ठे आए, इन दैट केस आपको ये याद है हमने एक AOC4 CFS क्या होता था, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो व्हेन अ कंपनी अक्वायर्स अनदर कंपनी, उसको सिर्फ होल्ड कर रही है, तो क्या वो भी बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ? क्या कर रही है? होल्ड कर रही है। सिर्फ एक कंपनी दूसरे कंपनी को होल्ड कर रही है, होल्डिंग सब्सिडरी का रिलेशनशिप। उसकी CFS बन रही है ना। शाबाश, यही पॉइंट है हमारा कि भाई जब दो कंपनीज इकट्ठी आ रही हैं और अगर वो इकट्ठा रिपोर्टिंग हो रही है ना उनकी, तो वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है। अब होल्डिंग इन द सेंस कि अगर मान ले एक कंपनी ने दूसरे कंपनी का 51% तक एक्वायर कर लिया, ठीक है, वैसे वो लोग ने इकट्ठा कोई टेक ओवर नहीं कर लिया है, सब कुछ नहीं हुआ है, इवन दो पूरा इंटायरली टेक ओवर नहीं हुआ होगा, येट हम यही बोलेंगे कि भाई होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप एस्टैब्लिश हुआ एंड दे आर गोइंग टू मेक अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टुगेदर, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वो लोग बनाएंगे। तो अगर दो कंपनीज इकट्ठे आके कभी भी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती हैं या इकट्ठी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाती है, तो उसको हम लोग बिजनेस कॉम्बिनेशन के एम्बिट में ले आएंगे। आया? तो बस यही। उसके बाद फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन इट इज क्लियर दैट फॉर बिजनेस कॉम्बिनेशन कंट्रोल बाय वन एंटिटी ऑफ अनदर इज सफिशिएंट एंड बोथ द एंटिटीज कैन कंटिन्यू टू एग्जिस्ट। डन है? क्लैरिटी है? कोई डाउट है? बताओ। नेक्स्ट अभी अब तुम्हारा दिया हुआ है डिफरेंस बिटवीन IND AOS 3 और AS 110। AS 110 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का है। तो इन दोनों के बीच में उन्होंने बोला हल्का फुल्का कुछ डिफरेंस होता है। अब उसमें क्या समझा हुआ है कि ना जो तुम्हारा इट मे सीम दैट ये AS 110 एंड AOS 103 डील विद द सेम थिंग विच इज़ नॉट एक्यूरेट। AS 110 डील्स विद अकाउंटिंग एस्पेक्ट ऑफ कंसोलिडेशन ऑफ बिजनेस, ठीक है, और AOS 3 डील्स विद द स्कोप ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन। काम वो लोग इवेंचुअली सेम करने वाले हैं। हम लोग क्या बोल रहे हैं कि जिस ऐसी कंपनी जो इकट्ठा अकाउंट्स बनाती है वो बिजनेस कॉम्बिनेशन है, पर जो अकाउंट्स बन रहे हैं वो AOS 110 में बन रहे हैं, और जो कॉम्बिनेशन हो रहा है उसका पूरा ध्यान हमने AOS 103 में रखा हुआ है। आया समझ? While IND 110 defines control and prescribes specific consolidation procedures, AS 103 is more about the measurement of the items in the consolidated financial statements such as goodwill, non-controlling interest, etc. आया समझ? क्लैरिटी है? बताओ, कोई डाउट है ना? 110 कंट्रोल और स्पेसिफिक कंसोलिडेशन कैसे करना है, वो अकाउंट्स कैसे बनेंगे कंसोलिडेशन के, वो सब बताता है। और ये AOS 3 गुडविल का क्या करना है, जो कंट्रोलिंग स्टेक आया उसका क्या करना है, जो नॉन कंट्रोलिंग स्टेक है उसका भी क्या करना है। नॉन कंट्रोलिंग स्टेक मतलब आपने किसी कंपनी में 60% एक्वायर कर लिया, बाकी 40 तो किसी और के पास है ना, तो वो नॉन कंट्रोलिंग स्टेक हुआ, उसका क्या करना है, उसका भी 103 बताता है, ठीक है। While preparing consolidated financial statements, first you have to apply IND AOS 3 for measurement of the assets and liabilities, non-controlling interest and goodwill, bargain purchase, then the consolidation procedure as per IND 110 will start then. आया समझ? पहले AOS 3 से कंबाइन करो, फिर अकाउंट्स बनाओ 110 के हिसाब से। डन है? क्लैरिटी है? अब नेक्स्ट एक्विजिशन मेथड ऑफ बिजनेस कंसिडरेशन एज पर IND AS 103। जीओपार्डी नहीं होता, जेपडी होता है। जपडी जपडी जबरदस्ती। जा पड़ी। अब मारते ही है, दो भी मारे। तुम दोनों को अलग अलग बिठा दूंगी। सीट चेंज करना है। तुम्हारी सीट चेंज करनी पड़ेगी, तुम बहुत मस्ती करते हो। पानी डाल रहे हो, तंग कर दिया, इरिटेट कर दिया। इसकी करना सीट मेरी मत करना। ये तेरी सीट को धक्का ही मार देगा आगे। अच्छा चलो पढ़ाई करो। एक्विजिशन मेथड ऑफ बिजनेस कॉम्बिनेशन एज पर IND AS 103। ध्यान दो यार प्लीज़ फटाफट से। An entity shall account for each business combination by applying the acquisition method. Applying the acquisition method requires the following. Acquisition method एक्विजिशन मेथड वही 103 है ये, मतलब business combination
को प्राइमरीली टेक ओवर कहते हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन में क्या होता है? प्राइमरीली टेक ओवर। बस ये तो वहाँ से यहाँ पहुँचे ऐसे बस कि एक्विजिशन मेथड इज़ नथिंग बट परचेज मेथड, या परचेज नहीं सॉरी गलती हो गई। हाँ एक्विजिशन मेथड इज़ नथिंग बट बिजनेस कॉम्बिनेशन का वो वही वाला मेथड, राइट? डन है यहाँ तक? हाँ तो ये तो फालतू पॉइंट्स दिए हैं, फालतू इन द सेंस पूछे जा सकते हैं पर इजी है। पहले आपको पता लगे कि आपको कंट्रोलिंग स्टेक लेना किसका है, या वन हु हैज़ द कंट्रोलिंग स्टेक। अब जैसे अक्वायरर बोला ना, तो इन द सेंस कि भाई मान लो कोई एक्स कंपनी है, उसको ए और बी अक्वायर कर रहे हैं, तो ए और बी से में से कंट्रोल किसका है, तो तुम्हें अक्वायरर पहचानो पहले। आया समझ कि आर यू दी एडिक्वेट अक्वायरर, कि तुम्हारे तो हमको ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास शेयर्स है पर तुम्हारे पास देखा जाए तो सिर्फ 40% शेयर्स है, तो यू डोंट हैव द कंट्रोलिंग स्टेक। आया समझ? उसके बाद डिटरमाइन दी एक्विजिशन डेट। डेट कौन सी होगी? जिस दिन तुम्हारी एक्विजिशन हुई, राइट? द डेट ऑन विच यूर कंपनीज हैव अक्वायर्ड। अब हमने पता है वो मर्जर में और ये सब पढ़ा था, एक अपॉइंटेड डेट होती है, एक हमारी इफेक्टिव डेट होती है, राइट? हम यहाँ पर एक्विजिशन डेट उसी हिसाब से पता कर रहे हैं कि आपकी एग्जैक्टली वो कौन सी डेट होएगी जिस दिन हमने ये माना है कि तुम्हारे अकाउंट्स वो हो गए हैं, मतलब वही अमालगमेशन हुई है या बिजनेस कॉम्बिनेशन हुआ है, इन द सही वर्ड्स। डन यहाँ तक? क्लैरिटी है? बताओ। नेक्स्ट तुम्हारा क्या बोला हुआ? आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। कितना पैसा दिया है वो पता करो। रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द आइडेंटिफाइएबल एसेट्स, अक्वायर्ड, लाइबिलिटीज अज्यूम्ड एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी। आया? ये सब पता करो। मेजर क्या क्या एसेट्स अक्वायर किए हैं, क्या क्या लाइबिलिटीज़ ले ली हैं, और नॉन कंट्रोलिंग स्टेक क्या है। उसके अलावा रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग गुडविल और अ गेन फ्रॉम द बार्गेन। यहाँ तक समझ में आ रहा है? ये सारी चीज़ें आपको पता लगानी पड़ती हैं अगर आपको पता लगाना है कि एग्जैक्टली कैसे बिजनेस कॉम्बिनेशन बना है, तो ईजी है। नेक्स्ट अभी आइडेंटिफाई दी अक्वायरर। अक्वायरर कैसे पता लगेगा? जिसके बंदे के पास कंट्रोल है बिजनेस का, उससे। तो वही लिखा हुआ है, फॉर ईच बिजनेस कॉम्बिनेशन वन ऑफ द फॉलोइंग एंटिटीज शैल बी आइडेंटिफाइड एज अक्वायर। अक्वायर इज द एंटिटी दैट ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। द गाइडेंस इन शैल बी इन 110 शैल बी यूज्ड टू आइडेंटिफाई द अक्वायरर। फिर 110 क्या बोलता है? अक्वायरर कौन होता है? 3 पॉइंट्स। जिसके पास पावर है ओवर द इन्वेस्टी, जो एक्सपोजर और राइट्स टू वेरिएबल रिटर्न्स फ्रॉम इट्स इन्वॉल्वमेंट इन द इन्वेस्टी, यानी कि इट हैज़ द राइट्स टू गेट रिटर्न फ्रॉम द कंपनी। डन है? एंड एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। इसका मतलब क्या हुआ? 110 जो है ना, 110 आपको बताता है कि कौन सा इंसान है जो एक अक्वायरर की डेफिनेशन के अंदर आ सकता है। और पॉइंट्स नंबर ए, बी और सी, प्लीज़ माइंड, पॉइंट नंबर ए, बी, सी तीनों होने चाहिए। ये एंड में है पॉइंट्स, ठीक है? ठीक है? ऑल द 3 पॉइंट्स आर मैंडेटरीली हैव टू बी देयर फॉर अ person to be called as an acquirer. He has to have power over it, he has to have exposure, यानी कि उसको पता होना चाहिए ना कि क्या चल रहा है कंपनी में, exposure और rights to return in the from the company and ability to use its power. उसके पास जो कंट्रोल है उस कंट्रोल के हिसाब से वो वहाँ के बिजनेस डिसीजंस कंट्रोल कर सकता है। तो एबिलिटी टू यूज इट्स पावर ओवर द इन्वेस्टी टू अफेक्ट द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टर्स रिटर्न। आया समझ? यहाँ तक कोई डाउट है? बताओ। फिर उसके बाद दी अबव डेफिनेशन इज़ वेरी वाइड, ऑफ कोर्स, कि कोई भी कंपनी कभी भी कैसे भी एक्वायरर बन सकती है, तो इसलिए अबव डेफिनेशन इज़ वेरी वाइड एंड कंट्रोल असेसमेंट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन दी वोटिंग राइट, इंस्टेड इट डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग एज वेल। पोटेंशियल, आपको कल को वोटिंग राइट्स मिल सकती हैं, पोटेंशियल वोटिंग राइट्स, राइट्स ऑफ नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स एंड अदर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स ओवर द इन्वेस्टर इफ दोज आर सब्सटैंटिव इन नेचर। आया? क्या आया? हाँ खाली बता। हाँ, आ रहा है समझ? 2000 कहाँ तक पहुँचे? ये जो डेफिनेशंस उन्होंने स्पेसिफिकली क्या बोल दिया कि भाई ये तीनों पॉइंट्स उन्होंने बोले, साथ के साथ अबव डेफिनेशंस वाइड हैं एंड कंट्रोल असेसमेंट डज नॉट डिपेंड ओनली ऑन वोटिंग राइट्स, इंस्टेड इस पर भी डिपेंड करता है कि आपका कंट्रोल, मान लो आपके पास वोटिंग राइट नहीं है पर आपके पास पावर है कि आप उनके बिजनेस डिसीजंस को कंट्रोल कर सकते हैं। हमने कंट्रोल पढ़ा हुआ है ना, बेसिक कंट्रोल क्या होता है, जिसमें वोटिंग राइट वाइज भी होता है और वैसे भी होता है। तो पोटेंशियल वोटिंग राइट्स हैं
या राइट्स ऑफ नॉन कंट्रोलिंग शेयर होल्डर्स। राइट्स ऑफ नॉन कंट्रोलिंग मतलब जो शेयर होल्डर्स नॉन कंट्रोलिंग है, यानी कि कंट्रोलिंग स्टेक नहीं है उनके पास, पर उनके पास राइट्स हैं कि वो कंपनी के अंदर डिसीजंस ले सकते हैं। लास्टली अदर कॉन्ट्रैक्चुअल राइट्स आए बस ये। व्हेन इट इज़ नॉट क्लियर फ्रॉम IND 110 द फॉलोइंग फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड अंडर IND AS 103। अब ये इन्होंने क्या बोला कि ना, अगर हमें अभी भी नहीं समझ में आ रहा है कि 110 के हिसाब से कंट्रोलिंग स्टेक हुआ है कि नहीं हुआ, यानी कि अक्वायरर बना है भी नहीं कि नहीं बना है बंदा, तो अभी भी नहीं समझ आया तो 103 को रेफ़र करो। 110 के हिसाब से आपको पता लग जाएगा वैसे कि अक्वायरर कौन है, अगर नहीं पता लगा तो 103 को रेफ़र करो। अब 103 बहुत वाइड ऐसी चीज़ें बोलता है। 103 क्या बोलता है, सेकंड लाइन पढ़ो देखो, एक्वायरर इज यूजुअली एंटिटी दैट ट्रांसफर्स द कैश और अदर एसेट्स। जो बंदा पैसे दे रहा है यूजुअली वही एक्वायरर होता है। ऐसे ना फालतू, वो थोड़ा सा ढिल्ला ही बात कर रहा है, ये हुआ। उसके बाद इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अफेक्टेड प्राइमरली बाय एक्सचेंजिंग इक्विटी इंटरेस्ट, द एक्वायरर इज यूजुअली एंटिटी दैट इशूज इट्स इक्विटी इंटरेस्ट। जो आपको इक्विटी दे रहा है, अपने शेयर्स दे रहा है। यूजुअली द कंबाइनिंग एंटिटी हुज ओनर हैव एबिलिटी टू इलेक्ट और अपॉइंट और रिमूव मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स। फिर हुज फॉर्मर मैनेजमेंट डोमिनेट्स द मैनेजमेंट ऑफ द कंबाइंड एंटिटी। ये किस चीज़ के लिए बता रहे हैं 5 पॉइंट्स? S110 नहीं लगा सकते तो 103 ही लगाना। तो मैं बता देख, पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द, ध्यान दे पहले क्रिश यहाँ पे देख, पॉइंट नंबर 1 क्या है, आइडेंटिफाई द अक्वायरर। तो अक्वायरर कौन है ये कैसे पता लगेगा, वो दिया हुआ है आपको AS 110 में। फिर 110 में पॉइंट्स दिए 3, उस 3 पॉइंट्स के हिसाब से तुम्हें अक्वायरर पता लगा, ठीक है। उसके बाद बोला ये 3 पॉइंट के अलावा और 3 पॉइंट होते हैं जिसके तुम अक्वायरर पता लगा सकते हो। ऊपर के ABC और 3 बुलेट पॉइंट से तुम नहीं पता लगा पाए अक्वायरर कौन है 110 के हिसाब से, तो 103 में जाओ। और 103 में वेरी ब्रॉड पॉइंट्स दिए हुए हैं बस, कि ऐसा इंसान जिसने पैसे दिए है, ऐसा इंसान जिसने इक्विटी इशू करी है, ऐसा इंसान जिसके अंदर जिसने बंदे अपॉइंट करने की पावर है या मैनेजमेंट को डोमिनेट करने की पावर है, जो प्रीमियम पे कर रहा है ओवर कॉम्बिनेशन फेयर वैल्यू, या तो हुज जो बंदा दूसरी कंपनी से बड़ा है। बस डन है, यहाँ तक कोई डाउट है बताओ, कोई भी दुख तकलीफ समस्या, पक्का डन है, क्लैरिटी, चलो ठीक है। नेक्स्ट, डिटरमाइनिंग द एक्विजिशन डेट। अब डेट कौन सी होगी, जिस दिन एक्विजिशन हो रहा है, राइट। तो कमॉन चलो फटाफट, एक्वायरर शैल आइडेंटिफाई एक्विजिशन डेट विच इज द डेट ऑन विच इट ऑब्टेन्स कंट्रोल। Date on which acquirer obtains control is generally the date on which acquirer legally transfers the consideration. However, acquirer might obtain control on a date which is either earlier or later. Easier language में एक चीज़ समझो बस यहाँ पर। अब इसमें स्पेसिफिकली क्या चीज़ है ना, देखो क्या अगर हमने बोला कि भाई एक्विजिशन हो रहा है, एक्विजिशन के अंदर एक्विजिशन मतलब आपके किसी कंपनी के अंदर क्या है, कंट्रोलिंग स्टेक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ना एक चीज़ तुम्हें क्या समझनी है, हमने ना अब तक समझा हुआ है, जब हम टेक ओवर पढ़ते थे तो हमने समझा हुआ था कि अच्छा आपने किसी कंपनी में 26% भी ले लिया ना तो आपने नेगेटिव कंट्रोल तो ले लिया है उस कंपनी का, ये हमको समझ में आता था। अब ना यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि भाई इतना तुम भावनाओं में मत बहो, नेगेटिव कंट्रोल तो है ना, मैं किसी और को और कोई डिसीजन तो पास नहीं करने दूंगी। तो अकाउंटिंग में बोलते ये सब हमें नहीं अच्छा लगता है। आप सीधी सीधी बात करो, कंट्रोल मतलब 51%, उसके नीचे का हम नेगेटिव कंट्रोल को कंट्रोल हम नहीं गिनते, आप गिनो ठीक है, कंपनीज एक्ट गिने ठीक है, टेक ओवर SC/ST रेगुलेशंस में हो ठीक है। अब इन्होंने ये बात बोली तो इन्होंने बोला कंट्रोल मतलब 51%। तब एक्विजिशन डेट पता लगानी थी कि एक्विजिशन डेट क्या है। अब अगर मैंने किसी कंपनी में एक दिन आज ही उठ के 60% शेयर्स खरीद लिए तो मैं उसकी आज ही अक्वायर कर लिया, मैंने उसको आज ही, तो आज ही मेरी एक्विजिशन डेट हो गई, ठीक है, इजी है, फुल स्टॉप। द कंपनी इन विच आई अक्वायर 51% से ज़्यादा शेयर्स, आई एम दी अक्वायरर, राइट। पर इतना पैसा किसके पास पड़ा था कि वो इकट्ठा 60% 51% के ऊपर शेयर्स ले ले। यूजुअली लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे खरीदते हैं, 10% 10% 10% करके ख़रीदा। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ऐसे ख़रीदा है कि मैंने आज 10% एक्वायर किया, फिर 10
हाँ ऐसे तो फिर मैं रखूँ ही वैसे। ठीक है, अभी तुमने 4 तक अक्वायर करे, अब तक तुम्हारे पास कंट्रोलिंग स्टेक आया है? नहीं आया है, राइट। इफ़ फॉर एग्जाम्पल यू अक्वायर 12% एंड देन साइमल्टेनियसली अक्वायर मोर 10%, ठीक है, तुम्हारा कंट्रोलिंग स्टेक कहाँ आ रहा है? 12 ख़त्म होने पर कंट्रोलिंग स्टेक आ रहा है, राइट। और बाद में तुमने और 10 भी खरीदे हैं। द पॉइंट बीइंग इज कि तुम कितने भी शेयर्स खरीद लो, अगर तुम कंटिन्यूसली खरीदते ही जा रहे हो, ये हर मंथ की तुम्हारी ट्रांजैक्शन अगर होती ही जा रही है, तो इस मंथ में, जिस मंथ में तुम्हारा 51% से एक्सीड हो गया ना, बस वो वाला तुम्हारा कंट्रोलिंग स्टेक हो जाएगा, उसी दिन तुम्हारी एक्विजिशन डेट आ जाएगी। आया समझ? तो बेसिक हम सिर्फ इतना ही समझ रहे हैं, एक्विजिशन डेट इज़ द डेट ऑन विच यू अक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन अ कंपनी, दैट इज़ इट। इवन इफ़ यू हैव परचेज 70% शेयर्स, हमें उससे लेना देना नहीं है, हमें लेना देना है कि वो 51 से आगे कब गए। आया? एक्विजिशन डेट इज़ द डेट ऑन विच यू अक्वायर कंट्रोलिंग स्टेक इन अ कंपनी। कंट्रोलिंग स्टेक या कंट्रोलिंग इंटरेस्ट कुछ भी लिख सकते हो। चलो डन है। नाउ द एक्वायरर शैल आइडेंटिफाई, पढ़ोगे क्या ये मैं पढ़ा देती हूँ, रुक जाओ। कुछ यहाँ पर ना अच्छे से समझ, सेकंड पैराग्राफ पढ़ लो खाली, बाकी तो और कुछ है नहीं पढ़ने वाला। एग्जाम्पल वाला, हाँ एग्जाम्पल में उन्होंने क्या दिया हुआ है कि जैसे ये तो तुमको समझ में आ गया कि ऐसा होता है, पर अगर मान लो कोई एक्विजिशन डेट, यार इन्होंने ना ये दिया हुआ है ना, एक सेकंड पढ़ना ही पड़ेगा। फर्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है क्लोजिंग डेट, डेट ऑन विच एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल of the acquiree is generally the date on which acquirer legally transfers the consideration, acquires assets and assumes the liabilities of the acquiree, the closing date। जिस दिन आपने ये जो आपकी डेट है ना, जिस दिन आपने अक्वायर कर लिए शेयर्स, वो क्लोजिंग डेट है, ठीक है। फिर however acquirer might obtain control on a date that is either earlier or later than the closing date। For example, acquisition date precedes the closing date if a written agreement provides that the acquirer obtains control of the acquiree on a date before the closing date. An acquirer shall consider all pertinent facts and circumstances in identifying the acquisition date। आया समझ? मतलब तुमने 6 तारीख को अक्वायर किया है 51%, पर एक एग्रीमेंट थी जिसके अंदर लिखा था कि यू हैव कंट्रोल ओवर माई कंपनी फ्रॉम द सेकेंड, राइट। तो इट इज़ अ डेट बिफोर द क्लोजिंग डेट ना। क्लोजिंग डेट इज़ द डेट ऑन विच यू अक्वायर द शेयर्स। इफ़ इट इज़ रिटर्न कि भाई एक दिन पहले ही तुमको मैंने कंट्रोल दे दिया था, तो फिर वो तुम्हारी डेट हो जाएगी एक्विजिशन डेट। तो इसलिए जब भी एक्विजिशन डेट डिटरमाइन करो, परचेज ट्रांजैक्शंस और साथ के साथ सारा का सारा तुम्हारा एग्रीमेंट्स को ध्यान रख के करो, बस यही बोला हुआ है। डन है? कुछ बताओ, क्लैरिटी है? शाबाश। ये एग्जाम्पल पढ़ लो, तुम्हें पढ़ना दो। वो या तो एक दिन पहले भी हो सकती है, वही तो लिखा था एग्जाम्पल में। आया है समझ? वही होएगी जिस दिन अक्वायर किया ना।
डन है ना। नेक्स्ट अभी वो आइडेंटिफिकेशन पर आ जाओ। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड। आइडेंटिफिकेशन एंड मेजरमेंट ऑफ कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, ये कुछ नहीं, वो फेयर वैल्यू ऑफ एक्विजिशन हमारी पता लगा रहे हैं कि भाई आपको अगर जैसे कि आई हैव टू वैल्यू द योर एसेट्स, राइट, कि अब मेरे को वैल्यू करना है कि अब मेरे को आपकी कंपनी कितने में खरीदनी है, राइट। तो एक्विजिशन डेट के अंदर हम उसी डेट को आपकी वैल्यू निकालते हैं कि भाई आपकी इस दिन सारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ की क्या वैल्यू होगी। जिस दिन आपका कंट्रोलिंग स्टेक मैंने ले लिया, जिस दिन मेरी एक्विजिशन डेट है, उस दिन की फेयर वैल्यू निकलती है टू डिटरमाइन व्हाट इज़ द अमाउंट आई हैव टू पे टू यू। आया समझ? पक्का? क्या डाउट है? बोल। कि अगर तुम्हारा, देख हमने क्या बोला कि आपने अक्वायर किया एक कंपनी को, जब आपने एक कंपनी को अक्वायर किया तो एक एक्विजिशन डेट आई, उस डेट को ही तो ध्यान में रख। हम लोग जैसे पता है जब ये मर्जर कर रहे थे पीछे, तो हमने बोला था कि एक अपॉइंटेड डेट होगी जिस दिन को तुम्हारे शेयर्स का वैल्यू निकाला जाता है, राइट। तो उन्होंने ना उसी डेट को एक्विजिशन डेट माना है कि अगर आप बिजनेस कॉम्बिनेशन कर रहे हो, वही मर्जर वाली अपॉइंटमेंट मर्जर में अपॉइंटेड डेट थी, वही मेरा पॉइंट है कि मर्जर में अपॉइंटेड डेट थी। हम बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, बिजनेस कॉम्बिनेशन में अपॉइंटेड डेट नहीं है, एक्विजिशन डेट है। तो एक्विजिशन डेट क्या है? जिस दिन आपने 51% से ऊपर शेयर्स होल्ड कर लिए, या एग्रीमेंट में लिखा होगा वो, पर है ना मोस्टली यही होगा, क्योंकि देखना यहाँ पर, क्योंकि ऐसे वही बोला है कि आपको सारे फैक्ट्स ध्यान में रख के करना है। तो देयर इज़ नो वे रिटर्न कि इट विल बी अ डे प्रायर। जो तुमने एग्जाम्पल तूने नहीं पढ़ा होगा ना, इस एग्जाम 1 जुलाई लिखा है और अपॉइंटेड डेट या डेट ऑफ एग्रीमेंट देख 1 जून थी, फिर भी उन्होंने वो वाली डेट नहीं मानी, उन्होंने 1 जुलाई ही मानी है। इसलिए यहाँ पर क्लैरिटी नहीं है, तुम्हें यही समझना है कि इवन इफ यू कैन राइट इट डाउन, एक्विजिशन डेट इज डेट ऑन विच यू हैव कंट्रोलिंग स्टेक। ठीक है, एक दिन पहले भी रहने दो, मेरे को लग रहा है रहने दो, क्योंकि वैसे लिखा हुआ नहीं है ना कहीं पर भी। वो तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग हुआ है ना। जिस दिन अगर एग्रीमेंट में एक दिन पहले एक दिन पैसा बाद में दिए फिर क्या फर्क है तो उस दिन में ना जो एग्रीमेंट में लिखा गया मेन तो वही है। एग्रीमेंट में लिखा नहीं कि आप कंट्रोलिंग स्टेक आ गया, एग्रीमेंट तो देख यहाँ पर है। अरे मैं तो ऐसे कह रहा हूँ। देख यहाँ पर लिखा नहीं है ना, देख सेकंड जो हमारा एक्विजिशन डेट का सेकंड पैराग्राफ था, एक्विजिशन डेट का सेकंड पैराग्राफ था, उसमें क्या लिखा है? फॉर एग्जांपल एक्विजिशन डेट आपकी प्रिसीड हो रही है क्लोजिंग डेट को। इफ़ अ रिटन एग्रीमेंट प्रोवाइड्स दैट द एक्वायरर ऑब्टेन्स कंट्रोल ऑफ द एक्वायरर ऑन द डेट बिफोर द क्लोजिंग डेट, राइट, एन एक्वायरर शैल कंसिडर ऑल पर्टिनेंट फैक्ट्स। तो उन्होंने बोला हुआ है कि हाँ एक्विजिशन डेट माइट बी प्रिसीडिंग दी कंट्रोल वाला, पर आपको कैसे साबित कैसे करोगे आप ये चीज़? इफ़ यू हैव अ गुड एग्जाम्पल, आपका जो अगर मान लो केस लॉ के हिसाब से, क्योंकि ये सब केस स्टडी के हिसाब से आ सकते हैं ना क्वेश्चंस यहाँ पर, तो अगर तुम्हें केस स्टडी के हिसाब से पूछा जाता है और तुम ये इस्टेब्लिश कर सकते हो कि हाँ इस दिन डेट थी जिस दिन उसको उसने दे दिया था, एक्विजिशन डेट प्रिसीडेड द अक्वायरिंग द क्लोजिंग डेट, तो हम आपको बोल देंगे कि हाँ एक दिन पहले है। माइट ही लिखा हुआ है ना, जो तुम्हारा फर्स्ट पैराग्राफ में उसमें भी माइट ही लिखा है, द एक्वायरर माइट ऑब्टेन कंट्रोल ऑन डेट विच इज़ ईदर अर्लियर और लेटर देन द क्लोजिंग डेट, है ना, दिखा जो तुम्हारा एक्विजिशन डेट का ही फर्स्ट पैराग्राफ है, एक्विजिशन डेट फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट लाइन, acquirer might obtain control on a date that is either earlier or later than the closing date। तो उन्होंने बोला है कि आपको, तो आपका आगे पीछे हो सकता है, अगर कुछ नहीं लिखा है तो क्लोजिंग डेट, अगर लिखा है तो उस दिन पहले एक दिन बाद हो सकता है, राइट, एज पर दी एग्रीमेंट। बढ़िया, तो तुम्हें वो दोनों स्पेसिफिक बताना पड़ेगा कि केस लॉ के हिसाब से कि इफ़ यू आर गिवन कि भाई डेट ऑफ एग्रीमेंट ही दिया है, डेट ऑफ एग्रीमेंट में ये नहीं बोला है कि आपको कंट्रोल दे दिया था, क्या नहीं दिया था, क्या पता ये एग्रीमेंट वो हो कि हम लोग इकट्ठे आके मर्ज करेंगे, राइट। तो इसीलिए वो क्लैरिटी नहीं है ना, अगर जब तक क्लैरिटी नहीं है तब तक तुम्हारी क्लोजिंग डेट ही एक्विजिशन डेट है। ये समझ में आया? उसके बाद तुम्हारा क्या दिया हुआ है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंसिडरेशन। अब कंसिडरेशन तुम्हारी एक एक्विजिशन डेट आ गई, भले एक दिन पहले, भले एक दिन बाद, भले क्लोजिंग डे के दिन तुम्हारी एक एक्विजिशन डेट आ गई। अब वो जो डेट है ना, वो डेट के दिन पर उस कंपनी की फेयर मार्केट वैल्यू क्या है वो तुम पता लगाओगे और उस हिसाब से सारी कंसिडरेशंस डिसाइड होंगी। हम लोग यहाँ पर अमालगमेशन नहीं पढ़ रहे हैं, अमालगमेशन हमने पढ़ लिया, हम बिजनेस कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो उसी को ही वैसे पढ़ना, ध्यान दो कि हम दैट इज़ डिफरेंट देन दिस,
ठीक है. सो यू विल डिटरमाइन अ फेयर वैल्यू एज ऑन द एक्विजिशन डेट. तो द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इज द सम ऑफ द फेयर वैल्यूज ऑफ एसेट्स ट्रांसफर्ड, लाइबिलिटीज इनकर्ड एंड इक्विटी इशूड बाय द एक्वायरर. आया समझ? The consideration transferred in a business combination shall be measured at fair value, which shall be calculated as the sum of the acquisition date fair values of the asset transferred by the acquirer, the liabilities incurred and to the former owners of the acquiree and the equity interest. हाँ, सब कुछ आ जाएगा ना. जो पैसे दिए हैं, मान लो आपके किसी को पैसे देने वाले थे, वो भी तो मेरी कंसिडरेशन ही हो गई. पॉइंट समझ में आ रहा है? वो एवरीथिंग विच इज़ टू बी पेड बाय द एक्वायरर. द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड मे इंक्लूड एसेट्स, लाइबिलिटीज, मे हैव कैरिंग अमाउंट्स दैट में डिफर फ्रॉम देयर फेयर वैल्यूज. कुछ भी हो सकता है. ठीक है, डन. उसके बाद तुम्हारा ये पढ़ लिया ना, समझ में आया? कैरिंग अमाउंट क्या होती है? शाबाश. तो फेयर वैल्यू भी हो सकती है, बुक वैल्यू भी हो सकती है. आपका जैसे भी डिटरमाइन होगा आप कर लोगे. आपने CS करनी है, आपने अकाउंट्स तो बनानी नहीं, आपको खाली प्रोविजंस पता होने चाहिए. अब उसके बाद फर्दर एनी आइटम दैट आर नॉट पार्ट ऑफ द बिजनेस कॉम्बिनेशन बी अकाउंटेड सेपरेटली फ्रॉम बिजनेस कॉम्बिनेशन. ठीक है. और कंटिजेंट कंसिडरेशन इन्होंने क्या दी हुई हैं कि ना एक्स्ट्रा कुछ पैसे अगर मान लो देने पड़ जाते हैं तो, या तो किसी जो हम नहीं पढ़ रहे थे कि आपको जो जैसे मान लो शेयर कैपिटल, हमने ना अब तक पीछे जो अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर या परचेज में पढ़ा था, हमने क्या पढ़ा था कि शेयर्स थे 100 करोड़ के, हमने दिया आपको 120 करोड़. वो 20 करोड़ आप अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर में हो तो कैपिटल रिजर्व या यहाँ वहाँ से निकाल लो. अमालगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज में हो तो गुडविल में डाल दो. यही पढ़ा था हमने. अगर आप कंसिडरेशन पे कर रहे हो मोर देन द शेयर कैपिटल, इट इज़ वो मोर वाली अमाउंट, गुडविल. राइट. यहाँ पर उन्होंने क्या बोला, अगर कंसिडरेशन मोर देन द शेयर कैपिटल है वो कंटिजेंट कंसिडरेशन है. ठीक है. वो भी आप पे तो एक्स्ट्रा ही कर रहे हो ना. कंसिडरेशन आपकी शेयर कैपिटल वाली होनी चाहिए. अगर एक्स्ट्रा जा रही है तो वो कंटिजेंट बोल दी उन्होंने यहाँ पर. ठीक है. देख लो अभी, बाय द ऑब्लिगेशन बाय द एक्वायरर टू ट्रांसफर एडिशनल एसेट्स और इक्विटी इंटरेस्ट इफ स्पेसिफाइड फ्यूचर इवेंट्स ऑकर और कंडीशंस आर मेट, इफ एनी शुड ऑल्सो बी मेजर्ड एट अ फेयर वैल्यू एट द एक्विजिशन डेट. कि हम आपको ये एक्स्ट्रा और पैसा देने वाली हो तो इवेंचुअली एक्स्ट्रा कंसिडरेशन ही हो जाती है. द एक्वायरर शैल क्लासिफाई एन ऑब्लिगेशन टू पे कंटिजेंट कंसिडरेशन एज अ लाइबिलिटी or an equity on the basis of definitions of an equity instrument and financial liability in accordance with the AS 32. तो अब जो contingent consideration है, ये contingent consideration का AS 32 है. ये जो दिया हुआ है ना, क्या बोलते हैं, इक्विटी इंस्ट्रूमेंट एंड फाइनेंशियल लाइबिलिटी, ये सारा जो आपको डिटरमाइन करना है वो AS 32 बताता है. तुम्हें 32 याद करने की ज़रूरत नहीं है. तुम्हें ये याद करना है कि कंटिजेंट कंसिडरेशन या तो तुम एक्स्ट्रा इक्विटी के हिसाब से दे दोगे या तो उसको अपनी एक लाइबिलिटी मानकर कल को पे ऑफ करोगे. राइट. तो वॉट एवर इट इज़ इट विल बी अकाउंटेड फॉर. पैसे देने पड़ेंगे. हाँ, तभी तो उन्होंने वो पॉइंट डाला है. फिर तुम्हारा इन द अकॉर्डेंस विद, ठीक है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेजेंटेशंस और अदर एप्लीकेबल इंडियन अकाउंटिंग. AS 32 तुम्हारा फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में बात करता है. डन है यहाँ तक? एग्जाम्पल पढ़ लेते ये वाला. पढ़ तो ही समझ आएगा. क्लियर नहीं है तेरे को भी, खाली ख़त्म नहीं करना है सिलेबस यार, समझना भी तो है. पढ़ो. कंपनी A acquires company B in April 22. The acquisition agreement further states that an additional 20 crore cash will be paid to B's former shareholders if profit of B after acquisition exceeds 100 crore for the next 2 years. ठीक है. The 20 crore further payable depends upon profit generated by B. Hence, it is a contingent consideration. A has to determine the fair value of the contingent consideration and a liability to be recognized at acquisition date. Fair value क्या होनी चाहिए consideration की, and liability to be recognized at a consideration date. Further, since the consideration is to be settled in cash, such consideration would be in the nature of financial liability rather than equity. अगर कैश में देने वाले हैं तो financial liability हो गई. At the acquisition date, the acquirer should consider
the acquisition date fair value of the contingent consideration as a part of business combination. Accordingly, such recognition would increase goodwill or reduce gain on or bargain purchase as the case may be. बहुत ज़्यादा नहीं समझ आएगा तो चलेगा, तुम्हें मेन 3 पैराग्राफ ऊपर के समझ आए, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। मेन हमें यही समझना है कि भाई ए को डिटरमाइन करनी है जो भी कंसिडरेशन वैल्यू। अब फेयर वैल्यू लोग क्यों बोल रहे हैं ऑफ द कंटिजेंट कंसिडरेशन, क्योंकि ना इन्होंने 2 तरफ से बोला है तुम्हें। कंटिजेंट कंसिडरेशन तुम इक्विटी के हिसाब से भी दे सकते हो और लाइबिलिटी भी क्रिएट कर सकते हो। इक्विटी के हिसाब से देना है तो तुम शेयर्स क्रिएट करोगे तो तुम अपने शेयर की फेयर वैल्यू निकालोगे ना, टू पे देम दी एसेट्स। आया पॉइंट समझ, यहाँ पर ध्यान दो दोनों, आया समझ, ठीक है। तो इसलिए फेयर वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिटरमाइन हो जाएगी या तो तुम्हारी लाइबिलिटी क्रिएट हो जाएगी फॉर अ फ्यूचर डेट। डन है। अब नेक्स्ट तुम्हें क्या बोला है, रिकॉग्नाइजिंग एंड मेजरिंग द आइडेंटिफाइबल एसेट्स अक्वायर्ड, लाइबिलिटीज अज्यूम्ड एंड एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरर, ठीक है। ये सब भी इवेंचुअली ये है क्या, तुम क्या पैसा देने वाले हो उसी के बारे में बात हो रही है। तो हम एसेट्स निकाल रहे हैं, हमने पहले सी वाले पॉइंट में देखा कि हमें कितने पैसे देने हैं, यही देखा, आइडेंटिफाई द कंसिडरेशन। डी वाले पॉइंट में हम देख रहे हैं कि भाई आपके एसेट्स की वैल्यू कितनी है। पॉइंट समझ में आया, आपका सामान है 100 रुपये का और मैंने निकाला मेरे को पैसे देने 120 रुपये। अगर मैं 20 रुपये ज़्यादा दे रही हूँ तो वो गुडविल हो गई, अगर मैं 10 रुपये कम दे रही हूँ तो वो तुम्हारा लॉस हो गया, कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा। बस फुल स्टॉप, यही है। हमें पहले हमने कंसिडरेशन निकाल दी, दूसरा हमने निकाल दिया कि आपकी वैल्यू कितनी है एसेट की सच में, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन दी एक्विजिशन डेट कितनी है। उन दोनों के बीच में जो भी डिफरेंस हुआ उसको एज अ गुडविल या कैपिटल रिजर्व ट्रीट कर लिया जाएगा, ठीक है। तो एज ऑन द एक्विजिशन डेट द एक्वायरर शैल रिकॉग्नाइज सेपरेटली फ्रॉम गुडविल द आइडेंटिफाइबल एसेट्स अक्वायर्ड एंड द लायबिलिटीज अज्यूम्ड एंड एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी। आया समझ? गुडविल होता है, दूसरा कौन सा, कैपिटल रिजर्व। हाँ, तुम्हारी फर्स्ट 2 लाइन्स तुमने मार्क की, द आइडेंटिफाइबल एसेट्स अक्वायर्ड एंड द लायबिलिटीज एंड नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द एक्वायरी। अब 1 सेकंड रुको, इतना ही मार्क करो, इसके अंदर इतना ही मार्क करो। नेक्स्ट पर आओ, नेक्स्ट पॉइंट पर। हाँ बस इतने 2 लाइन बहुत है। नेक्स्ट पॉइंट पे तो अगले पेज पे आएगा ना ई पॉइंट। पॉइंट हाँ ठीक है। नेक्स्ट स्टेप तुमने एसेट्स का निकाल दिया और ये निकाल दिया। वहाँ पर तुम्हें पता लगा कि दोनों चीज़ें तुमको ये ध्यान रखना है, मेन ध्यान क्या रखना है, एक्विजिशन डेट का, कि एक्विजिशन डेट के दिन निकालनी है दोनों चीज़ें, कंसिडरेशन भी और वैल्यू भी, ठीक है। अब तुमको पता लग गया कि क्या है। अब तुम रिकॉग्नाइज करोगे कि भाई मेरे को पैसे क्या देने के हैं, तो गुडविल और अ गेन फ्रॉम अ बार्गेन परचेज, ठीक है। या तो तुम गुडविल दे रहे हो, गुडविल क्या है, तुमने ज़्यादा पैसे दिए। गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज मतलब हमने सस्ते में खरीद लिया, जो खरीदा है वो बार्गेन करके खरीदा और जिसकी वजह से तुम्हें फ़ायदा हो गया, तो गेन फ्रॉम बार्गेन परचेज। डन है। तो द एक्वायरर शैल रिकॉग्नाइज गुडविल एज ऑन द एक्विजिशन डेट मेजर्ड एज excess of A over B below. This is the aggregate of consideration transferred, the amount of any non-controlling interest in the acquiree, and the business combination achieved in stages. In a business combination achieved in stages, the acquisition date, fair value of the acquirer's previously held equity interest in the acquiree. इन सब का टोटल किया। एग्रीगेट ऑफ आपने क्या पैसे दिए, एग्रीगेट ऑफ पैसे दिए हैं, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, और इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस द एक्विजिशन डेट्स फेयर वैल्यू। ये क्यों लिखा है, ऐसा समझ में आ रहा है? इन अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, ये स्टेजेस थे। इधर देखो, एक करके अगर मान लो बिजनेस कॉम्बिनेशन तुमने अचीव किया है स्टेजेस में, तो जिस दिन पर कॉम्बिनेशन हुआ वो यहाँ पर हुआ, इस दिन की फेयर वैल्यू आया। इन अ बिजनेस combination achieved in stages, the acquisition dates, fair value of the acquirers, previously held equity interest in the acquiree. previously held equity interest नहीं आ रहा है तुमको, ये समझिए थोड़ा सा अलग है। अब अगर मानो, ये ध्यान दो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है कि तुमने अक्वायर करना है, राइट। तो कंसिडरेशन पेड के अंदर तुम्हारी क्या क्या चीज़ें आ रही हैं,
कंसिडरेशन पेड के अंदर तुम्हारी क्या क्या चीज़ें आ रही है, एक जो तुमने पैसा दिया है वही लिखा ना, दी कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, एक तुमने वो दिया कि तुम्हारा कैश एक तरीके का हो गया, ठीक है, कंसिडरेशन पेड। दूसरा है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, टोटल उसका भी देखो, क्यों, क्योंकि हम कंट्रोल तो ले रहे हैं पर एक आधा किसी और के पास भी तो है ना, तो बस इट हैज़ टू बी काउंटेड फॉर, तो नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ठीक है। उसके बाद तुम्हारी एक्विजिशंस, बढ़िया, अब तुमने अक्वायर किया है। अब ना एक चीज़ मुझे बताओ जो ध्यान से, क्या अगर मान लो ये तुमने अक्वायर किया है 2020 में, ठीक है, 21, 22, 23, 24 और ये 25 में, बढ़िया, तुम्हारी एक्विजिशन डेट क्या है, 2024 है, आ रहा है समझ, यहाँ तक क्लैरिटी है। अब ना हमें पता क्या लगाना है कि हमें इस ही दिन का सारा फेयर वैल्यू निकालना है। पर अगर आपने जो भी एक्विजिशंस करी थी फ्रॉम द ईयर 20 21, 22, 23, इन जो तीनों दिन हैं, ये चारों साल हैं, इन चारों साल में भी आपने कुछ ख़रीदा होगा, राइट। तो अगर मान ले इस साल में, क्रिस ध्यान दे यार, क्रिस इस साल में तुमने ख़रीदा 100 रुपये में, इस साल में ख़रीदा तुमने 120 में, इस साल में ख़रीदा तुमने 140 में, और इस साल में ख़रीदा 150 में, डन। तुमने पहले ख़रीदा था, करेक्ट, और फिर लेटर ऑन तुमने ख़रीदा है इन द ईयर 25 फॉर अमाउंट ऑफ 180, ठीक है। हमें पता क्या करना है, पता है कि इन सब की फेयर वैल्यू ऑन दी एक्विजिशन डेट पता लगानी है। ये कैसे पता लगाओगे, तुम्हें TVOM याद है, एक अकाउंट्स में होता था टाइम वैल्यू मनी, हमें डिस्काउंटेड प्राइस निकालना पड़ता था, तो हमें 2024 का अगर मान ले जो 100 रुपये 2020 में थे वही 100 रुपये 2024 में कितने होंगे वो पता लगाने हैं। पॉइंट समझ में आया। तो आपको ये पता लगाने का कि इसका क्या होगा, फिर इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, ऐसे करके पता लगाना है। आया समझ। साथ के साथ इसका डिस्काउंटेड वाला TVOM करना है कि पीछे अगर तुम जाओगे तो क्या होगा। आया समझ। तो एवरीबडी इज़ फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द एक्विजिशन डेट निकालनी है। क्लैरिटी आ रही है। अगर स्टेजेस में किया है तो, अगर एक ही दिन किया होता तो ये ना करना पड़ता, क्योंकि फिर तो अपने पास एक ही दिन है और उसी एक ही दिन में अपने कर लेंगे सब कुछ। क्लैरिटी है, पक्की बात ना। तो हम हर एक चीज़ पता लगा रहे हैं कि आपको ये सारी चीज़ों का टोटल करना है। फिर इसका अगर मान लो 100 रुपया इन द ईयर 2024 बनता है 120, ऐसा एक्सेट्रा, या 120, उल्टा पुल्टा कर देती हूँ, 121 बनता है, दूसरा बनता है 132, तीसरा बनता है 164, ऐसा कुछ कुछ बनता है। तो तुम्हारा इसका टोटल आएगा। ये टोटल तुम ऐड करोगे, ये एक्स वाला टोटल तुम ऐड करोगे ये वाला ए और बी में। हाँ ठीक है। तो ये तुम्हारा एग्रीगेट कंसिडरेशन बनेगा। उसके अलावा तुम्हारा इस कंसिडरेशन एक्विजिशन डेट का तुम वो भी निकाल लोगे, एसेट्स का भी फेयर वैल्यू। पर इसका मेरे को ये नहीं हुआ यार कि क्या होता है, इसकी वैल्यू बढ़ कैसे रही है। जैसे 100 रुपये खर्च करते तो बाद में वैल्यू कम होती है ना पैसे की। हाँ चल कम हो जाएगी, पैसों की वैल्यू कम नहीं होगी, या फिर हम उसको बोलेंगे कि शेयर का मार्केट प्राइस बढ़ रहा है। नहीं तो वही तो सही बोल रहा है, कम हो जाएगी। अगर 100 कल जो 100 रुपये थे आज वो नहीं है उतने, आज 80 रुपये की चीज़ आती है उससे, वही है ना। हाँ तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है तेरी बात। वही अगर अपने 80, 90 और ऐसा कुछ कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं तो आया क्लैरिटी। हाँ कल के 100 रुपये आज के 80 रुपये ही रह जाएंगे, उससे उतना सामान नहीं आएगा। राइट, डन है यहाँ तक। तो अभी कुछ बताओ, डाउट है? ठीक है। तो ये तुम्हारी टोटल ऑफ कंसिडरेशन पेड आई, द एग्रीगेट ऑफ द कंसिडरेशन ट्रांसफर्ड, द अमाउंट ऑफ एनी नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द। देखेंगे वो इसमें से माइनस करके देखेंगे। हाँ जैसे इसका टोटल बना, मान लो 200 300 टोटल बन गया, पे 400 करे तो फिर 100 गुडविल। हाँ ये और ए बी ये सब ऐड करेंगे, ठीक है। उसका एक टोटल आएगा जिसे वही दिया हुआ है। देख, अक्वायरर शैल रिकॉग्नाइज गुडविल एज ऑफ द एक्विजिशन रेट इन एक्सेस ऑफ ए ओवर बी। तो तूने ये पे किया ए, अभी अगर तेरा ए बी से ज़्यादा है तो गुडविल, बी ए से ज़्यादा है तो कैपिटल रिजर्व। वही बात हुई ना। तो अगर तूने ए दिया, अब बी क्या है, नेट ऑफ द एक्विजिशन रेट, अमाउंट ऑफ आइडेंटिफाइबल एसेट्स एक्वायर्ड एंड लाइबिलिटीज अज्यूम्ड एज पर द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। क्या है मतलब इसका? वही जो तेरे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू, तूने एक ये निकाल लिया कि ये जो तेरा सारा है ये क्या है कि तूने कितना कंसिडरेशन पे किया है।
राइट। और हमने एक चीज़ तो ये निकाली, दूसरी चीज़ हमने निकाली कि आपके वो जो कंपनी है, ट्रांसफरर कंपनी, उसके एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू क्या है ना। तो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स टू ज़्यादा हुई एंड लाइबिलिटीज़ ऑन एक्विजिशन डेट। हाँ तो इसमें बार्गेन कर दिया, अगर वन ज़्यादा हुई तो इसे गुडविल पे कर दिया। हाँ, तो ये वाला और ये वाला सबका टोटल आएगा। मान ले ये टोटल आया P, ठीक है, और ये आया तुम्हारा फेयर वैल्यू ऑफ एसेट्स R, ठीक है। अब तुम्हें वही देखना है कि अगर तुमने ये में से किया, अगर P माइनस R तो तुम्हारी गुडविल होगी, राइट। अगर तुम्हारा P माइनस R नेगेटिव आता है, या तो मैं बोलूँ कि R बड़ा है, हाँ, या तो R माइनस P, तो तुम्हारा कैपिटल रिजर्व में चला जाएगा, अमाउंट लॉस हो जाएगा बार्गेन वाला। डन है जयश्री, पक्का ना? मेरे को रिदम की चिंता है खाली अभी। आज का हमें सी हो पाएगा। थोड़ा है आगे, फिर हो जाएगा। ये पढ़ रहे हैं ना, तो वो कोई नहीं, कोशिश करते हैं। अगला भी ऐसा है? नहीं नहीं, अच्छा टैक्स वाला, हाँ थोड़ा सा होगा। यहाँ तक क्लैरिटी है? रुक जाऊँ क्या? कितना? हाँ ना, एक सेकंड रुक यार, मेरा मन था ये टॉपिक ख़त्म हो जाता। नहीं, इसके बाद सारा ऐसे ही है, खास नहीं है। ये तुम्हारा डी हुआ। अब नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट आया, एनसीआई वाला। एनसीआई भी बहुत, वो बिल्कुल ज़्यादा मेहनत नहीं करना, सिर्फ फर्स्ट पैराग्राफ मार्क करो, सिर्फ फर्स्ट, सेकंड कट कर सकते हो तुम। नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट मतलब द पोर्शन ऑफ इक्विटी कैपिटल, सॉरी इक्विटी ओनरशिप इन सब्सिडरी कंपनी नॉट एट्रीब्यूटेड टू दी पेरेंट कंपनी। होल्डिंग का जो नहीं है वो नॉन कंट्रोलिंग है ना। अगर आपने 60% होल्ड किया, जो बचा हुआ 40 है वो नॉन कंट्रोलिंग है। तो हु हैज़ अ नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट ग्रेटर देन 50 बट लेस देन 100 एंड कंसोलिडेट्स द सब्सिडरी फाइनेंशियल रिजल्ट्स इन इट्स ओन, ठीक है, इतना चलेगा बस, बहुत। अब डिस्क्लोजर्स अगेन यस ऐसे ही है। AS 103 requires detailed disclosure on business combination. The acquirer shall disclose the following: नेम हो गया, डेट हो गया, परसेंटेज ऑफ द वोटिंग हो गई, प्राइमरी रीज़न क्यों कर रहे हो बिजनेस कॉम्बिनेशन, ठीक है। क्रिश क्या हुआ? डन है, क्लैरिटी है? आगे आए तो डिस्क्लोजर्स पर आ जाए। एक्विजिशन डेट, वोटिंग परसेंटेज हो गई, प्राइमरी रीजंस, फिर क्वालिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द फैक्टर्स दैट मेकअप गुडविल, कि आपने ज़्यादा पैसे दिए तो क्यों दिए, क्या था ऐसा गुडविल जैसा उसके अंदर। डेट, फेयर वैल्यू क्या होगी आपकी, कैसे आपने कैलकुलेट किया, कंटेंजेंट कंसिडरेशन कैसे निकालने वाले हो, फॉर रिक्वायर्ड रिसीवेबल्स, फेयर वैल्यू ऑफ द रिसीवेबल्स, ग्रॉस कॉन्ट्रैक्चुअल अमाउंट, सारे तो याद भी नहीं करने, अमाउंट रिकॉग्नाइज्ड एज एक्विजिशन डेट, ठीक है, ये हुए, बस बहुत है। उसके बाद नेक्स्ट वाले पेज पर तुम्हारा कुछ काम का है, डिस्क्लोजर ऑफ सेपरेटली रिकॉग्नाइज्ड, वही जो मैंने पढ़ा दिया। हाँ ये स्टेप एक्विजिशन थोड़ा थोड़ा करके एक्वायर कर रहे हो, इतना ही है बस। अभी बाकी LMNOP चलेगा, वो रहने दो ना, मत करना। स्टेप एक्विजिशन फर्स्ट 3 पैराग्राफ्स चल ठीक है। इन द केस ऑफ एन एंटिटी acquires an entity step by step through series of purchases, then the acquisition date will be date on which acquirer obtains control. समझाया ये? Till the time of control is obtained, the investment will be accounted as per requirements or other accounting standards. If the investments are covered under that standard or are, चलेगा, मतलब इतना फुल स्टॉप कि वो स्टेप एक्विजिशन इज जब तुम थोड़ा थोड़ा करके खरीद रहे हो, फुल स्टॉप। फर्स्ट 2 लाइन्स ही मार्क करो इसकी, फर्स्ट पैराग्राफ की फर्स्ट 2 लाइन्स, और सेकंड पैराग्राफ मार्क करो। इफ़ अ बिजनेस कॉम्बिनेशन अचीव्ड इन स्टेजेस, द एक्वायरर शैल रीमेजर इट्स प्रीवियसली हेल्ड, ये जो मैं तुम्हें समझाया, shall remeasure its previously held equity interest in the acquiree at its acquisition date's fair value and recognize the resulting gain or loss, if any, in the profit or loss or other comprehensive income. आया?
रीमेजर करके प्रॉफिट और लॉस निकाला जाता है। इन प्रायर रिपोर्टिंग पीरियड्स द एक्वायरर मे हैव रिकॉग्नाइज्ड चेंजेस इन द वैल्यू ऑफ इट्स इक्विटी इंटरेस्ट इन द एक्वायरीज इन द कॉम्प्रिहेंसिव इन, रहने दो, फाड़ में गया। अब ये जो है अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, कंसिडरेशन और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, टैक्स इम्प्लीकेशन, ये तुम इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, ये इसको रीड मार्क करके छोड़ सकते हो, छोड़ ही देना भले तो भी चलेगा। स्टेप एक्विजिशन का मतलब काफ़ी, स्टेप एक्विजिशन की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तुम्हारी इतनी नहीं है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ AOS और IFSR वो सब दिए हुए हैं। बिजनेस कॉम्बिनेशन ऑफ एंटिटीज अंडर कॉमन कंट्रोल, कॉमन कंट्रोल बिजनेस कॉम्बिनेशंस मीन्स अ बिजनेस कॉम्बिनेशन इन्वॉल्विंग एंटिटीज और बिजनेस ऑल और द कंबाइनिंग। हाँ, अल्टीमेटली कंट्रोल जिसका होता है वही है, अल्टीमेटली कंट्रोल्ड बाय द सेम पार्टी। A B को कंट्रोल करिए, B C को कंट्रोल करिए, तो A B और C दोनों को कंट्रोल कर रही है ना। अल्टीमेटली कौन कंट्रोल कर रहा है, आया समझ? पक्का पढ़ लो एक बार अपनी तरफ से और फिर आगे चलते हैं। और पीछे दिया भी हुआ है P लिमिटेड, सॉरी कौन सा? फर्स्ट पैराग्राफ लास्ट वर्ड, एंड देयर कंट्रोल इज नॉट ट्रांजिटरी, मतलब आता जाता कंट्रोल नहीं है कि भाई हम रखने वाले हैं, परमानेंट है ना। जैसे मान ले तो वो कर रहा है, ट्रेडिंग कर रहा है, तो ट्रांजिटरी हुआ ना तेरा कंट्रोल। ठीक है, फर्स्ट 2 लाइन्स, फर्स्ट 2 पैराग्राफ्स काम के हैं। देन नेक्स्ट में तुम्हें दिया ही हुआ है, देखो P S को कंट्रोल करा है, S S1 को कंट्रोल करा है, तो P दोनों को कंट्रोल करा है। डन। अब रुक जाते हैं 2 मिनट, मैं चार्ज कर लेती हूँ फ़ोन। इसके बाद ख़त्म हो जाएगा चैप्टर, इसके बाद बचा नहीं है, 15-20 मिनट का चैप्टर, 15 मिनट का चैप्टर है इसके बाद। वाहिगुरू जी।